मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई है। डराया धमकाया जाना एक रहा शेवा। पाकिस्तान की सियासत पर 58(2)B आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसने सियासत को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे जब तक ये पक्की खबर है कि नहीं आ रहे। वो तराजू ही बराबर नहीं हो रहा। ना इमरान खान साहब को बेंटरें मिल रही है, ना लुई विटॉन से कर रहे हैं, ना 3 दफा वज़ीर आज़म बने हैं, ना वो सारा कुछ हुआ है। तो वो तराजू मरियम साहब कहती है बराबर करो, तो उसके बाद वो आएंगे। और अभी इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है तो उसमें खान साहब जरूर आएंगे, उनको आना भी है और हम हमेशा अदालत में आते हैं। लेकिन ये जिस तरह से पर्चे कट रहे हैं, ये 76 पर्चे कट गए हैं। इस मुल्क में एक दहशतगर्द इस हुकूमत को नजर आता है, इमरान खान, और वो गद्दार भी हो गया। साबिक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गद्दार हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की समातों से मुसलसल गैर हाजिरी पर तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को मनसूख कर दी है और इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें पेशी की मोहलत देते हुए 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। तोशाखाना केस में इमरान खान ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहाँ उनके वकला की जानिब से पेशी के लिए 4 हफ्तों का वक्त देने की इस्तदा की गई थी, जिसे मुस्तरद करते हुए 13 मार्च तक मोहलत दी गई है। अच्छा, दूसरी जानिब PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब कहते हैं कि पेश में इमरान खान के कत्ल की साजिश की जा रही है। लाहौर में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की असद उमर साहब ने, और उन्होंने ये फरमाया कि जी आज से 4 माह पहले तक जब भी अदालत बुलाती थी तो इमरान खान साहब ज़रूर जाते थे, और इमरान खान साहब एक बार नहीं बल्कि बहुत बार, कई बार अदालत गए हैं। इमरान खान साहब को कोई अना का मसला नहीं है। असद उमर साहब ने क्या कहा, टीम क्लिप होगा, जरा चलाइएगा, सुनिएगा नाज़रीन। इंसाफ इमरान खान साहब की जान को खतरा है और सिक्योरिटी पे खदशात हैं। एक बार कातिलाना हमला पहले हो चुका है और मजीद हमले के खदशात इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं और मुसद्दिका इतलात भी हैं, और केसेस इतने बन चुके हैं कि अब खान साहब को सेंचुरी का इंतजार है। मगर क्या तमाम जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पेशियों के हवाले से ही हैं, और इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को आखिर ख़त्म कैसे किया जा सकता है? और इमरान खान के खिलाफ 100 के करीब जो केसेस बनने जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को क्या उलझाना है या मुल्की माशी सियासी सूरत हाल से अवाम की तवज्जो हटाना है? ये बहुत से सवाल हैं जो जहनों में गर्दिश करें, जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजिया कर उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, उसाम भाई, आपकी इजाज़त से मैं खोड़ो साहब से शुरू करना चाहूँगी। तो खोड़ो साहब, मैं पहला सवाल आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई है, और फिर खोड़ो साहब इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, और दोनों के खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब वो वजारत उज़्मा पर फाइज थे, और फिर भी दोनों रहनुमाई चाहते हैं कि दोबारा मौका मिले। क्यों? ताकि फिर कोई साजिश हो जाए और अवाम पिस के रह जाए। पाकिस्तान की सियासत है और सियासत को कमज़ोर करने में बहुत सी कुव्वतें मुनस्सर रही हैं, मसरूफ़ अमल रही है। डराया धमकाया जाना एक रहा शेवा। पाकिस्तान की सियासत पर 58(2)B आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसने सियासत को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। जमहूरी इदारों की आज़ादी को ज़रबे कातिल के तौर पर हर 18 3 महीने 3 साल 2.5 साल 2 साल में ख़त्म कर दिया गया, और सियासत को मजबूर किया गया कि इस तरह से सोचना शुरू करें। शुक्र करके 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक और 18 से 23 तक चलने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की सियासत को। लेकिन इन्हीं दौरान दो वज़ीर आज़म चेंज हुए बिफोर टाइम। नवाज शरीफ साहब चेंज हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेंज हुए, इमरान खान साहब चेंज हुए। ये सारी चीज़ें हैं, ये जमहूरी अमल का हिस्सा हैं ऐसे। उसमें कौन मुलविस है कौन मुलविस नहीं है ये अलग इशू है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उतारा गया, नवाज शरीफ को पैनामा केस में उतारा गया, इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस में उतारा गया। ये सारी सिलसिले चलते रहते हैं। अब इसको आप नाम साजिश का दे दें या आपने करतूत का नाम दे दें, जो भी है पाकिस्तान की जमहूरियत ने तो चलना ही चलना है। इलेक्शन होने, फिर कोई और हुकूमत आ जाएगी,
हम सिर्फ यही चाहते हैं कि खुदा करे पाकिस्तान में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। ऐसे नहीं कि कोई शब खून मारा जाए और पाकिस्तान की सियासत चली जाए समंदर में। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों का मुकाबला करना भी तो सियासतदानों का काम है ना, कि अगर कोई साजिशें हुई थी तो उसका मुकाबला करो, केसेस होते हैं तो उसका मुकाबला करो। केसेस में देखिए, आप बात पहले कर रहे थे केसेस की और ये वो, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि इमरान साहब तकलीफ क्या है। आया डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या सिक्योरिटी का मसला है? कभी कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं दी, अभी कहते हैं कि जी अभी डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। तो मैं क्या समझूं कि भाई उसको डॉक्टर्स की वजह से नहीं आना था कोर्ट में या सिक्योरिटी की वजह से नहीं आना? अगर सिक्योरिटी कंसर्न थे तो फिर भी तो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए ना। चलो, लोगों के जमे गफीर में पहुंच गए, तो जितने भी लोग आए से आए, लेकिन आए तो सही ना। सिक्योरिटी में तो चलो उनके पास बम प्रूफ गाड़ी है, वो पहुंच सकते हैं, कोर्ट हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान की सियासत में कोर्टों पे भी हमला हुआ है, नहीं भी हुआ है, रोडों पर भी हमला हुआ है, रोडों पर भी बम फटे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमारी सियासत तो चलेगी ना। बेनजीर भुट्टो भी बम में मारी गई ना, गोली से मारी गई ना, लेकिन लोगों के बीच में तो थी ना, वो तो नहीं डरी ना। ठीक है खोड़ो साहब, आपका पॉइंट वारंट गिरफ्तार। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं अली मोहम्मद खान साहब और उसामा गाजी की तरफ में आना चाहूंगी, आपकी इजाजत से। अली मोहम्मद खान साहब, ये सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगी जो मैंने खोड़ो साहब से पूछा, और दूसरा ये कि जी इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कि जी जब से मुकदमात चले हैं खान साहब बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शब बारात आप सबके लिए दुआएं, मुल्क के लिए भी दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बेहतर करे और ये रहने के काबिल हो और अवाम अपनी मर्जी से जिए। और सियासतदान जिसने ये मुल्क बनाया था, सियासतदान जो है वो इस मुल्क को बनाने वाला है, तो सही मानों में अरबाब इक़्तिदार उसके हाथ में आए और हर का आदमी अपना अपना काम करे। और इसमें सबकी इतनी बेइंतहा इज्जत है, अगर कोई इस पे कभी सोचे कि हर आदमी अगर अपना काम करे तो आप यकीन करें कि ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। मसला तब पड़ता है व्हेन वी स्टार्ट टू इंटरफेयर इन समबडी एल्सेस बिजनेस, वो चाहे कोई भी हो। यहाँ पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है कि हम अपना काम कोई नहीं करता, दूसरे के काम में सबको जो है कुछ ना कुछ करना होता है, कहना होता है। हमारा एक साउथ एशिया का इशू रहा भी है माजी में। हम तो उस लिहाज से बदकिस्मती थी, या चले अल्लाह का हुक्म था कि कायद जल्दी चले गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बॉर्डर पार देखें तो गांधी जी तो वो तो मार दिया गया, लेकिन उसके साथ अगर इस तरफ देखें तो लियाकत अली खान साहब शहीद हो गए कायदे में। और उसके बाद फिर आप देखें जिस तरीके से फातिमा जना बीबी जिस तरह से जिंदगी गुजारी और फिर वो जो फौत हुई हैं, उसके बाद एक सिलसिला चला है। हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप में से कोई भी उस तरह से नेचुरली ना अपना टर्म पूरा कर सका, ना उसकी जिंदगी उस तरह से। आप देखें भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फिर बाद में डिक्टेटर थे, लेकिन जो हादसा था वो मुल्क के लिए अलमिया था। जिया साहब की जिस तरह उनका जहाज का हादसा हुआ, फिर बीबी शहीद को देख लें, और बीच में मुर्तजा साहब का भी वाकया है जो बड़ा एक सवाल आज तक कि बीबी साहिबा वजीर आजम थी और उनकी वजारत उज़्मा में ये सारा कराची में हुआ। मैं तो कभी भी यानी कि मुर्तजा साहब की सियासत, उनका जो भी तरीकाकार रहा, हमें तो उस पर 100 एतराज़ है, लेकिन जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ। तो इन हालात में आप देखें इमरान खान साहब एक स्ट्राइक हो चुका है, ये पहली बार हुआ है। अल्लाह का करम था कि लियाकत अली खान साहब और बीबी साहिबा दूसरे हमले में वो शहीद हुई। क्या हम इस इंतजार में है कि खान साहब पे दूसरा हमला हो? अल्लाह ना करे। अब इसमें ये भी नहीं हो सकता जो खोड़ो साहब ने बात की है ना, तो मैं तो हमारा भी लीडर इधर अवाम में ही है, गोलियां खा के बैठा हुआ है, और वो निकले हैं अभी परसों तरसों जब आए हैं ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो आपने देखा लोगों का जम गफीर था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं उनके साथ ही था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे में तो मैं नहीं पहुंच सका, बहुत रश था। तो वहां मैंने देखा कि ये मैं नहीं कह रहा कि पुलिस बिल्कुल नहीं थी, पुलिस थी, लेकिन जो सिक्योरिटी का लेवल एक साबिक पीएम का जिस पे अटैक हो चुका है वो नहीं था। तो इन हालात में जो अभी खोड़ो साहब ने एक बात की कि क्या सिक्योरिटी रीजन था या हेल्थ, मैं कहूंगा दोनों थे, क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से इनके साथ में देखा खान साहब जिस तरह मूवमेंट कर रहे थे, फुली फिट नहीं है वो अभी भी, उनके मूवमेंट में अभी भी वो एक तकलीफ से जाते हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। सिक्योरिटी कंसर्न भी थे, क्योंकि पहले उनका इरादा था कि सब जगह जाएंगे, लेकिन फिर जब देखा गया कि कचहरी में है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा
एक बेल उसके लिए। और अभी इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है तो उसमें खान साहब जरूर आएंगे, उनको आना भी है और हम हमेशा अदालत में आते रहे। लेकिन ये जिस तरह से पर्चे कट रहे हैं, ये 76 पर्चे कट गए हैं इस मुल्क में। एक दहशतगर्द इस हुकूमत को नजर आता है इमरान खान, और वो गद्दार भी हो गया, साबिक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गद्दार हो गया। अजीब बात है। ठीक है जी, ठीक है। ये सवाल लेके मैं उसामा गाजी आपकी तरफ आती हूँ। एक तो ये 76 पर्चों वाली बात हो रही, खान साहब कह रहे हैं सेंचुरी भी होने वाली है, तो एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब तो फिट है ना, तो वो अब आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, उनकी राहें हमवार हो रही है उनके आने के लिए, या फिर सर्टिफिकेट के बगैर नहीं आना उन्होंने? वो लुई विटॉन का पहले यहाँ आप खोलें कोई वो उस तरह का क्या उसको कहते हैं फ्रेंचाइज हो, यहाँ भी बेंटले कार जिसमें वो वहाँ फिर रहे हैं वो भी हो, तो फिर शायद वो सोचें। और वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वो भी यहाँ इंपोर्ट कर लिए जाएँ, वो सारा माहौल इंपोर्ट कर लिया जाए। वैसे तो यहाँ जो जाती उम्रा महल है वो शायद उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छा है, तो फिर शायद हो सके, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे जब तक ये पक्की खबर है कि नहीं आ रहे। हाँ जी, वो तराजू ही बराबर नहीं हो रहा। ना इमरान खान साहब को बेंटरे मिल रही है, ना लुई विटॉन से वो कर रहे हैं, ना 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, ना वो सारा कुछ हुआ है। तो वो तराजू मरीम साहब कहती हैं बराबर करो तो उसके बाद वो आएंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब के केसेस की बात है, देखिए अगर तो केस जेन्युइन आपने करना है, और 77 केस हैं, अब तो हम उस पर बात करना चाहें 77 पे तो शायद सारी रात ही गुजर जाएगी। तो उनमें अगर एक भी केस जेन्युइन है, और यकीनन होंगे, मैं नहीं कहता, सोच समझ के बनाए गए होंगे, तो फिर उसमें जब तक कोई केस का हतमी नतीजा नहीं आता, कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं होती, तब तक मेरा ख्याल है ये चक्कर ही है कि सुबह से लेकर रात तक इमरान खान सब चक्कर लगाते रहे। वो एक अदालत में पेश होते हैं, पता लगता है 2 और केस बन गए उसमें पेश होने की वजह से कि उतने लोग आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो भी सिलसिला बन जाता है। तो अब मुझे लगता है कि बेहतर हल इसका ये है कि जब खुद वजारत दाखिला कह रही है, बार बार कह रही है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और अगर कुछ हुआ तो इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ होता है, तो फिर आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर वो मुल्जिम नवीद, जिसके बारे में खुद हुकूमत कहती है कि वो मर्कज़ी मुल्जिम है और उसने कातिलाना हमला किया इमरान खान पर, तो उसका वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो इमरान खान साहब पर एक कातिलाना हमला हो चुका है, तो अब मुल्क इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता। जबकि हमारी रिसेंट हिस्ट्री है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आप देख लें, सारों का देख लें, तो और ज़्यादा हमारे पॉलिटिकली बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो जब उनके केस का फैसला हो जाए, अभी वीडियो लिंक के जरिए ले लें, एक है ना कि उन्होंने कार्रवाई करनी है, वो आ रहे हैं, ठीक है, जब केस का मुकदमा हो जाए, अगर उनको इमरान खान साहब को उसमें मुजरिम पाया जाता है, सज़ा होती है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो गिरफ्तारी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ये चलता रहेगा मामला। दहशतगर्दी का मुकदमा है जी, इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, ये तो उसी तरह हमने जो भैंस चोरी के और मुकदमे देखें, ये उसी तरह का सिलसिला है। ठीक है, खोड़ो साहब आपकी तरफ आना चाहोगे। जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान को सियासतदान नहीं समझता हूँ, तो अगर इमरान खान सियासतदान नहीं है तो फिर PDM के एक होने की कोई वजह तो होगी, और फिर पीपल्स पार्टी के PDM से अलग होने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद होने की भी, हुकूमती इत्तेहादी भी हैं आप लोग उनके, फिर चाहे अलग हैं उनसे। PDM इकट्ठी हुई थी जनाब देखें, PDM इकट्ठे होने का क्या मकसद था। इमरान खान से लोग नाला होकर उसकी पार्टी छोड़ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पार्टी आपस में अलायंस के तौर पर बैठ नहीं सकती। हाँ, PDM बनी क्योंकि अपोजिशन डिवाइडेड थी। उस डिवाइडेड अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसकी वजह से PDM का बनना हुआ, अपोजिशन को यूनाइट करने का। ये तो बाद की बात हुई कि लॉन्ग मार्च के असरात हों या वैसे ही लोग नाला थे इमरान खान से और उसकी पार्टी को छोड़ के बाहर निकल आए। चलते चलाते फिर इमरान खान के साथी भी निकल आए, जो उनके एलाइज थे वो भी निकल आए। हमने जो इमरान खान के मुनर्रफीन है उनको मिसयूज या यूज नहीं किया। जो एलाइज से उनके साथ मिलकर हमारी कुव्वत इतनी हो गई कि इमरान खान की कुव्वत कम पड़ गई और इमरान खान चला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। PDM ने उसके बाद, जाहिर है जब इमरान खान चला जाता है तो PDM को संभालना पड़ा ही पड़ा। गया क्यों? क्योंकि जी उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया क्यों? कि हालात कुछ ठीक नहीं थे। अगर आज ठीक नहीं है तो उस वक्त भी ठीक नहीं थे, इसलिए नो कॉन्फिडेंस आया। नो कॉन्फिडेंस के बाद वो चले गए, इन्होंने हुकूमत संभाली, मसाइल रहे वही के वही, या हो सकता है कुछ बढ़ भी गए हों, लेकिन चल रही है हुकूमत। हुकूमत को असेंबली में मेजॉरिटी है, ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत उसको कहेंगे, ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत इसको कहते हैं हम। रही बात कि मईशत का मुकाबला करना, उसको सुधारने में वक्त लग रहा है
और हम भुगत रहे हैं। ठीक है जी। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो हुकूमती रहनुमा कहते हैं कि इमरान खान साहब मुकदमात का सामना जो है नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और आए दिन आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखते होंगे कि मतलब कुछ लोग जो सियासतदान हैं, एक तो होते हैं सोशल मीडिया पे जो यंगस्टर्स हैं वो लिख रहे होते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब सीरियस लोग भी तनकीद कर रहे होते हैं, बड़ी मीम्स भी, तो वो कह रहे हैं जी लेकिन वो डरपोक हैं, वो छुप गए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे, और आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोग कहते हैं जी पेशियों की आड़ में कत्ल की साजिश हो रही है। अब इस पूरी बहस में अवाम के साथ जो हो रहा है, अली मोहम्मद खान साहब इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अब देखिए, सबसे जो बड़ा जुल्म किसी भी अवाम के साथ या किसी मुल्क के साथ हो सकता है वो ये है कि उस मुल्क के फैसले कहीं बाहर हों या वो किसी साजिश का जो है वो शिकार हो जाए, और ये हमारा अलमिया रहा। मैं दोबारा आपको तारीख की तरफ ले जाना चाहूँगा। मैं कोई इतना बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ तारीख का, लेकिन मैं ज़रूर, और ये उसामा बैठे हैं, काबिल आदमी है, रिसर्च ओरिएंटेड वीलॉग्स करते हैं, और खोड़ो साहब तो खुद उनकी मतलब इनकी उम्र इतनी है माशाल्लाह कि वो उन्होंने तो सारा कुछ आंखों से देखा। एक चीज़ पे उनसे अलबत्ता अभी गिला है मेरा, मैं वो बात अभी करूंगा कि जो उन्होंने कहा कि हमारे मुनहरिफीन, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा तारीखी हवाला देखिए इस मुल्क में जब भी किसी ने जी प्लीज आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, अब पैन इस्लामिज्म की बात की, चाहे वो भुट्टो था या जो भी था, लेकिन भुट्टो साहब का गुनाह क्या था? उन्होंने कहा था कि मैं न्यूक्स बनाऊंगा चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और जब वो खत्म नबूवत के कानून पे भी दस्तखत की तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि मैं अपने मौत के परवाने पे कर रहा हूँ दस्तखत। जहाँ तक जिया साहब का ताल्लुक है, जब तक वो अमेरिका को शूट करते थे रहे, अफगान जिहाद में किरदार रहा, और न्यूक्स को पूरा करने में उनका बड़ा रोल है, गुलाम इसाक साहब का भी, लेकिन जब जरूरत नहीं थी, आप देख लें उनके साथ क्या हुआ, जिया साहब के साथ क्या हुआ। और जिस तरह बेनजीर साहिबा जब आई, उनकी सूरत हाल आप देख लें कि क्या वो अपनी मर्जी की काबीना बना पाई, और 18 महीने में उनकी पहली हुकूमत खत्म की गई, 3 साल के अंदर उनकी दूसरी हुकूमत खत्म की गई। मियां साहब भी पहले 2 टर्म्स अपने पूरे नहीं कर सके, तीसरे में भी उनको आगे वो हो गया। तो ये जो बैनुल-अक़वामी गेमें चलती हैं, मुझे आप ये बताएं, आप और मैं तो गलत बात चलो किसी भी वजह से कर लेंगे, मेरे लीडर इमरान खान साहब हैं, इनके कोई और वो होगी। क्रेग मरे जो उनके हाई कमिश्नर रहे यूके के, कल की जो उनकी ट्वीट है आपकी इजाजत से मैं पढ़ देता हूँ कि द CIA's deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years. वो कह रहा है यूके का, आपको पता है उनके लॉस कितने स्ट्रिंजेंट हैं, वहां कोई गलत बात करेगा दे हैव टू पे मिलियंस ऑफ पाउंड्स। अगर ये उनका फॉर्मर एम्बेसडर कह रहा है ये बात, हाई कमिश्नर कह रहा है ये बात, जिम्मेदार आदमी, और फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स में इमरान खान साहब एज ए PM और शहबाज शरीफ साहब एज ए PM, उसने दोनों ने ये बात की कि ब्लडेड इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के मामलात में। तो अब ये मैं कैसे खोड़ो साहब की बात सही मान लूं कि ये जो अदम एतमाद थी, ये बड़ी ही सेल्फ इंडिजिनस और पाकिस्तान ओरिजिनेटेड थी, उनको 7 समंदर पार कैसे पता था? अभी इधर अदम एतमाद आई भी नहीं थी, वो कह रहे थे कि अदम एतमाद आएगी और उसमें इमरान खान को अपने फारिग करना है। तो यहाँ जो उन्होंने बात की ना कि हमारे मुनहरिफीन, ये मुनहरिफीन ठीक ठाक थे, उनको बरगलाया गया। वो सिंध हाउस में वो कोई शब बारात की नमाजें पढ़ने नहीं गए थे, वो जब वहां गए माहौल खराब हुआ, हमारे एलाइज हमसे दूर हुए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, छोड़ें क्यों डिटेल्स में जाती हैं। ठीक है, सिंध हाउस में क्या होता तब होता रहा, तो ये सारा नेचुरल। इस पे मैं निसार खोड़ा साहब का कमेंट लूंगी। अगर बियाना मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अली मोहम्मद खान साहब मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद। वेलकम बैक नाजरीन। खोड़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब सिंध हाउस की कोई यादें ताज़ा कर रहे थे, तो इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो भुट्टो साहब से दुगनी है। तो आप तो पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने कारकुन हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल फॉल्ट है। उसामा, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रही हूँ, ये सिंध हाउस की जो यादें ज़रा ताज़ा कर रहे थे वो सही कर रहे थे? मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब याद आ जाते हैं, उनका जुमला मुझे याद आ जाता है, बड़ा खूबसूरत जुमला बोला उनका, जी गुड़ कुछ हमने भी डाला था, कुछ बाहर से भी गुड़ डाला गया था तो वो तब सिंध हाउस हुआ था। लेकिन अब जो कुछ हो गया उसके बाद तो आज तो बहुत कुछ। हाँ जी, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का भी जुमला बड़ा कमाल है, उनका हमें तो फंसाया गया है।
अब इतने मुश्किल हालात में आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से ही हम अब पार लगेंगे। तो वो जो भी कुछ वो उस वक्त हुआ, जिसको तहरीक इंसाफ रजीम चेंज कहती है, लेकिन अब जिस तरह से भी हुआ, जो भी उसमें शामिल था, आज वो सब मुश्किल में है। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, आपको लगता है कि जरदारी साहब ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है? ये क्या देखते हैं आप, इन दोनों पार्टियों को कैसे देखते हैं, और फिर आगे तहरीक इंसाफ के लिए बात कितनी खुश आइंद है? नून लीग एक ऐसी जमात है जिसके साथ किसी को हाथ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद काफी हैं, वो सेल्फ डेमोलिशन उनमें एक बटन होता है, वो दबा देते हैं। जैसी उनकी हुकूमत आती है, आप मेरे से लिख ले, पहले 3 साल पूरे होने के बाद उनका वो बटन खुद ही बहुत वो दब जाता है। दे आर केपेबल। देखें, इक़्तिदार में आने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आप में तकब्बुर ना आए और आप में बर्दाश्त हो, और हुकूमत हमेशा सब्र से काम लेती है और वो मामलात को चलाती है। बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं हुकूमत में, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, नाजायज़ नहीं मैं कह रहा, जायज़ उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मसाइल का हल हुकूमत के पास होता है। लेकिन जब वो हुकूमत जो एक हर वक्त एक हवा के घोड़े पे सवार हो, जिसमें हर बंदा अपने आप में एक तुरमफान हो, अब मैं ये हैरान हूँ इनके बयानात देखे कि एक तरफ देखें कोई एक वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो अब अगर एक आदमी में हुस्न ही नहीं है, ये इस वक्त मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से कभी कोई किताब, वैसे तौफीक तो नहीं होगी, जब लिखेंगे तो ये आपको अगर उसमें सच बोलेंगे तो बताएंगे कि जिंदगी का सबसे खराब तजर्बा यही था, क्योंकि वो तो पंजाब में हाई बूट पहन के बड़ा खुश खुश रहते थे। लेकिन यहाँ जो सूरत है, और इसके बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद, जब इनको इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, इनको इस वक्त सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है, इनको जरूरत है कि मुल्क में हंगामे ना हो, अफरा तफरी ना हो, एहतजाज ना हो, ये क्या कर रहे हैं? खुद ही उस पे आग डाल रहे हैं। नहीं कि मुझे आप ये बताएं, ये जो कल का पर्चा हुआ है, ये जो खान साहब पे कल का पर्चा गद्दारी का कटा है, कोई तुक है इसकी? असद उमर साहब भी फरमा रहे थे कि आज मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसाम भाई आपने भी सुना होगा, मेरे पे भी शायद कट जाए पर्चा। तो अब मुझे बताएं, ये हुकूमत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड में है कि नहीं? खोड़ो साहब, चले मैं खोड़ो साहब की तरफ आपका सवाल लेके, खोड़ो साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने सवाल पूछा, जरा आप इस पे कमेंट कर दीजिए। देखें, वैसे तो जमहूरियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबको हक है और होना चाहिए जी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हो तो एक्चुअली आप स्टेटमेंट देते हो, उठते हुए स्टेटमेंट देते हो, फिर उसके ऊपर सवाल किए जाते हैं। अब उस स्टेटमेंट में आप क्या कहते हो, ये अवाम के सामने ऐलान होता है। ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती हैं बातें, वो दरअसल अवाम के सामने ऐलान होता है। मैं ये कह रहा हूं, अब उसमें आपने ही बनाया पैमरा का केस, आपने ही बनाया ये सारे इदारे, आपने ही कदगन लगाए सहाफ़ियों पर, आपने ही कहा कि जी फलां का नाम और फलां का नाम टीवी चैनल पे नहीं आना चाहिए, उन पे हमला नहीं होना चाहिए। एक तरफ से कह रहे हो कि अदारे अपने अपने जगहों पे रहें, दूसरी तरफ से कह रहे हो इदारे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो आपकी कंट्रडिक्शन है, इनकी तादाद बयानी है। अली मोहम्मद खान साहब माफ करना, ये आप ही का करना है। वो कह रहे हो कि जी आप इस्टेब्लिश हमसे बात क्यों ना करें, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। उधर से तुम कह रहे हो कि जी इस्टेब्लिशमेंट दूर रहे। फिर इसके बीच में आपने तो यहां तक भी कह दिया कि बड़े लोग हमारे खिलाफ हैं, छोटे हमारे साथ हैं। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। बात वो है कि आप कहना चाहते क्या हो, वो स्टेटमेंट, वो अलामिया, वो ऐलान जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हो, उसका मकसद क्या है, ये सवाल उठते हैं मेरे जहन में और दूसरे लोगों के जहन में। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मौलाना तारिक जमील साहब। वेलकम बैक नाजरीन। जिस रात में हर काम का फैसला होता है, जिस रात में इबादत करने की फजीलत है, जिस रात में रहमत का नज़ूल होता है, जिस रात में शफात का एहतमाम होता है, जिस रात बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिखा जाता है, वो रात आ गई है, शब बारात आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर फजीलत से नवाजा है। जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, मक्का को तमाम वादियों पर, जमजम के कुएँ को तमाम कुओं पर, मस्जिद हराम को तमाम मसाजिद पर, सफ़र मिराज को तमाम सफ़रों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर,
एक वली को तमाम मोमिनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, और रसूल को तमाम नबियों पर, और रसूलों में ताजदार कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास फजीलत और मुकाम पर फ़ाइज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत दी है। यौम जुमा को हफ्ते के तमाम अयाम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की साथ को तमाम सातों पर, लैलतुल क़द्र को तमाम रातों पर, और शब बारात को दीगर रातों पर। अहादीस मुबारका से इस बाबरकत रात की जो फजीलत और खुसूसियत साबित है, उससे मुसलमानों के अंदर इस रात इताअत और कसरत इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने की तरगीब मिलती है। इस फजीलत और बुज़ुर्गी वाली रात के कई नाम हैं। इसे बरकतों वाली रात कहा जाता है, इसे दोज़ख से आज़ादी मिलने की रात भी कहा जाता है, इस रात को दस्तावेज़ वाली रात भी कहा जाता है, इसे अल्लाह की ख़ास रहमत के नुज़ूल वाली रात भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने शब बारात को 5 ख़ास सिफ़ात अता की हैं, जिनको कसीर आइमा ने भी बयान किया है। इस शब में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला कर दिया जाता है। इस रात में इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस रात अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफ़ाअत अता फ़रमाई, और वो इस तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 13वीं रात अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा हिस्सा अता फ़रमाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 14वीं रात यही सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2/3 हिस्सा अता किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं रात सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम शफ़ाअत अता फ़रमा दी गई, सिवाय उस शख्स के जो मालिक से बिदके हुए ऊँट की तरह अपने मालिक हकीकी अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, यानी जो मुसलसल नाफरमानी करता है। इस रात की फजीलत पर मज़ीद रोशनी डालेंगे मेरे साथ हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौलाना साहब, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मगफ़रत का तालिब कि उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाता है, जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है। और कुरान और हदीस की रोशनी में शब बारात की जो फजीलत है, मैं चाहती हूँ कि आप बयान फरमाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोफ़ैल इस उम्मत पे बड़े इनाम किए हैं। एक मरतबा सहाबा ने के सामने आपने अर्ज़ किया कि बनी इसराइल में 4 अम्बिया थे जो 80 बरस अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारी तो उम्र ही 80 साल नहीं होती। तो अल्लाह ने इस पर सूरतुल क़द्र उतारी कि हम आपको एक रात देते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक रात है, आप लोग जाग लो तो आपको 80 साल से ज़्यादा इबादत का अजर मिल जाएगा। इन्हीं रहमतों के सिलसिले में अल्लाह ने हमें निस्फ़ शाबान की रात, जो आज रात आने वाली है, 15 शाबान की रात हमें अता फ़रमाई है। इसके बारे में 2 इंतहा चल रही हैं। कुछ हज़रात हैं जो इसका बिल्कुल इनकार करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ इसको बिदअत करार देते हैं, इसके रोज़े को गलत करार देते हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, मस्जिदों में महफ़िलें हो रही हैं, मस्जिदों में लोगों को इज्तिमाई नवाफिल के लिए बुलाया जा रहा है, ये दूसरे सिरे की इंतहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। इस हमारे नबी ने तो शब कदर के लिए एहतमाम नहीं किया कि सहाबा को इकट्ठा किया हो। तो इस रात लोगों को इकट्ठा करना, औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें घरों में जमा हो रही हैं, ये सारा मेरे नबी की ज़िंदगी सीरत से साबित नहीं है। मुतवातिर 1400 साल से इसकी अहमियत पर अहले खैर और बहुत बड़ा उलमा का तबका मुत्तफ़िक़ है कि ये वो रात है जिसमें आइंदा आने वाले साल के फ़ैसले सुनाए जाते हैं।
आज की रात में सारे फरिश्तों को अगले साल का सारा मौजू जो कुछ होने वाला है वो दे दिया जाता है, सुना दिया जाता है, कौन पैदा होगा, कौन मरेगा। और इस रात को जागने वाले के लिए अल्लाह ताला इस तरह गुनाह माफ़ फरमाता है जैसे रबिया और मुज़र कबीले की भेड़ें हैं, उनके बराबर अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है, यानी बेहद व हिसाब अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करता है। तो ना तो शब क़द्र के लिए कोई ख़ास अमल मुकर्रर है और ना ही 15 शाबान के लिए कोई ख़ास अमल मुकर्रर है। इसमें रात में नवाफिल पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना और फिर दुआ मांगना, ज़िक्र करना, ये बहुत बड़े बाबरकत काम है कि इस रात में जो जागना है वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है। जैसा कि आप बयान मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी, अगर आप नाजरीन के लिए ज़रा दोबारा दोहरा दें कि शब बारात आखिर कैसे गुजारनी चाहिए, क्या इबादत करनी चाहिए, कौन से अमाल हैं जो इस रात हमें करने की ज़रूरत है? इज्तिमाई तौर पर कोई अमल नहीं है। जितने ये काम हैं ये घर में करने के हैं। नवाफिल को घरों में करना चाहिए कि इससे घर हमारे आबाद होते हैं। हमारे नबी ने सिवाय एतकाफ़ के दिनों के कभी नवाफिल मस्जिद में नहीं पढ़े, आप नवाफिल घर में पढ़ते थे। तो इस रात किसी रिज़्क़ को कुशादा करना, लोगों को खाने खिलाना, ये सब ठीक है और अल्लाह की बारगाह में झुकना, मांगना, ये इस रात की फजीलत में से है। और फिर एक आदमी ज़िंदा चल रहा होता है और ऊपर उसका नाम वो मुर्दों में लिखा जा चुका होता है, तो कुछ पता नहीं होता किसी को भी कि आज की रात वो जिंदों में शुमार हो रहा है या मुर्दों में शुमार हो रहा है। तो आज की रात तौबा की जाए अपने गुनाहों से, और अल्लाह इतना मेहरबान है माफ़ करने में कि मेरे अल्लाह फरमाते हैं लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लका वला उबाली। मेरे बंदे तो इतने गुनाह करके आसमान की छत को लगा दे। अब आप सोचें कि कौन इतने गुनाह कर सकता है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि सारी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और जिन्नात मिलकर गुनाह करें और क़यामत तक की उम्र लेकर करें तो भी आसमान तक नहीं जा सकते, रास्ते में ही कहीं बिखर जाएंगे। लेकिन मेरा अल्लाह एक शख्स, एक मर्द, एक औरत, ये कहता है मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी कोई बख्शिश नहीं। मुझे कई दफ़ा नौजवान आकर कहते हैं, लड़कियाँ कहती हैं कि हमारी कोई बख्शिश नहीं, हमारे बहुत गुनाह हैं। तो मेरा अल्लाह कहता है तू एक दफ़ा मुझसे माफ़ी मांग, मैं सारे माफ़ कर दूँगा। एक नौजवान मुझे मिला, मुझसे आकर कहने लगा, मैंने बयान में ये बात की, कहने लगा जी क्या वाकई सारे माफ़ कर देता है? मैंने कहा जी बेटा सारे माफ़ कर देता है। फिर कहने लगा क्या वाकई सारे माफ़ कर देता है? मैंने कहा जी बिल्कुल सारे माफ़ कर देता है। कहने लगा मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, क्या वो माफ़ कर देगा? मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? कहा जी 35 साल। मैंने कहा 35 साल में तूने कितने पहाड़ फतह किए होंगे गुनाहों के, तुम्हारी तो उम्र ही कोई नहीं है। तो क़यामत तक की उम्र लेकर गुनाह करे और सिर्फ एक दफ़ा कहे अल्लाह माफ़ कर दो, वो माफ़ कर देता है। तो इस रात हम तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, नवाफिल पढ़ें, फिर कभी दोबारा अगर तौबा टूट जाए फिर दोबारा तौबा कर लें। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तौबा टूटने पर एक तो है अब क्या फ़ायदा ऐसी तौबा का, करते हैं टूट जाती है, ये भी हलाक हो जाएगा। दूसरा है आप पे देखी जाएगी, जो होगा ये भी हलाक हो जाएगा। और एक ये है कि अल्लाह ताला कहता है जितनी दफ़ा तेरी तौबा टूटे आके कहना या अल्लाह माफ़ कर, मैं माफ़ कर दूँगा। तो ये रात माफ़ी मांगने की
रात है, दुआ मांगने की रात है, नफल पढ़ने की रात है। और अपने मुल्क के लिए मांगें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। और हमारे जो कहत आ गया है, ये महंगाई कहत है और ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इजहार है कि अल्लाह हमारे इस कहत को दूर फरमाए और चीज़ों को वाफिर करे, सस्ता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।